चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र का प्रश्न संख्या 1, जिसके अंतर्गत हमें समझना है कि कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। ठीक है, उसके बाद इसका क्षेत्र क्या है ना, इसकी प्रकृति क्या है। हम तीनों बातों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम समझना चाहे कृषि व ग्रामीण अर्थशास्त्र, इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का वह भाग है ना, ये क्या है, इकोनॉमिक्स का वह भाग है जिसके अंतर्गत आप क्या करते हैं, एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्र, एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्र दोनों से जुड़े हुए आर्थिक गतिविधियों का, दोनों से जुड़े हुए आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब कि इकोनॉमिक्स क्या हो गया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की आप कृषि और ग्रामीण क्षेत्र दोनों से जुड़े हुए आर्थिक गतिविधियां जो भी की जा रही है, उनसे जुड़ी हुई गतिविधियों का आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, तब इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम कृषि में क्या अध्ययन करते हैं, हम लोग तो कृषि में अध्ययन करते हैं कि उत्पादन कैसे होगा, है ना, और उत्पादन जो होगा उसका उपयोग कैसे करेंगे, उसका वितरण कैसे करेंगे। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ये हम कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सोचते हैं। ग्रामीण इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या समझने का प्रयास करते हैं कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे कौन सी आर्थिक गतिविधि है ना, कौन सी आर्थिक और कौन सी गैर आर्थिक गतिविधियाँ हो रही हैं, हम दोनों चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ये है हमारा कृषि एवं ग्रामीण अर्थशास्त्र। अगर सरल सी परिभाषा पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों का समावेश होता है। कृषि अर्थव्यवस्था वह विषय है जिसमें हम खेती से जुड़े हुए चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उनके वितरण, उनके आवंटन तथा उनके उपयोग से जुड़े हुए चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं। जबकि ग्रामीण अर्थशास्त्र क्या होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं में कृषि और गैर कृषि दोनों चीज़ें शामिल होंगी, उनका अध्ययन करते हैं, तब उसे हम कहते हैं ग्रामीण अर्थशास्त्र। तो इस तरह से दोनों मिलकर के मेन क्या दिखाता है आपको, तो ये जुड़ा हुआ है, दोनों चीज़ ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने जाना पहले कि कृषि अर्थशास्त्र होता क्या है। ठीक है, चलिए अब हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे आगे प्रश्न की अकॉर्डिंग। हमने परिभाषा को जानने का प्रयास किया। ठीक है, अब प्रयास करने के बाद अब नेक्स्ट है हमारा कि इसका हम प्रकृति जानना चाहेंगे। क्या जानना चाहेंगे, प्रकृति जानना चाहेंगे। पहला, अर्थशास्त्र के जो भी सिद्धांत है, अर्थशास्त्र का जो भी क्या है आपके पास सिद्धांत, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रकृति यानी नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र का जो भी सिद्धांत है उससे हम क्या करेंगे, ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था पे लागू करेंगे, ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था पे लागू करेंगे। उदाहरण के तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में हमें क्या करना पड़ता है, उत्पादन करना है। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, श्रम, पूंजी और भूमि, है ना। इन तीनों चीजों का उपयोग हम कैसे करेंगे, है ना, इसके बारे में समझते हैं। यानी इसका प्रकृति क्या है कि अर्थशास्त्र का जो भी सिद्धांत है उसे हम ग्रामीण और कृषि लेवल पे जाके अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे। ठीक है, पहली प्रकृति ये होगी। दूसरा, इसे हम अप्लाइड साइंस कहते हैं। क्या कह सकते हैं, अप्लाइड साइंस भी कहते हैं। क्यों कह सकते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को अप्लाइड साइंस, क्योंकि अप्लाइड साइंस का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं, कोई भी काम करें, ठीक है, अगर कोई भी काम किए तो इससे हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, यही मेरा अप्लाइड साइंस होता है। तो हम इसमें कौन कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाते हैं, ठीक है, और इससे हमारा क्या प्रोडक्शन होता है, कितना होता है, ये जानकारी हमें मिलता है। तो इस प्रकार से ये हमारा बन जाता है अप्लाइड साइंस। क्या बन जाता है, अप्लाइड साइंस बन जाता है। ठीक है, तीसरा होता है कि इसका नेचर ये होता है अंतर विषयात्मक। इसका मतलब क्या है भाई, अंतर विषयात्मक। तो अगर आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो केवल आप इकोनॉमिक्स से काम नहीं चला सकते हैं। क्या आप सोचेंगे कि नहीं हमारे पास एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को पढ़ना है तो हमारे पास इकोनॉमिक्स का ज्ञान है तो हम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच डेवलप करने
करना पड़ेगा। हम इसको यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर हम खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या किसका जरूरत पड़ेगा, भूमि के बारे में जानना पड़ेगा, मिट्टी कैसी है, अर्थात आपको चाहिए ज्योग्राफी का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, मिट्टी की गुणवत्ता को जांचने के लिए, है ना। उसके बाद नए नए क्रॉप डेवलपमेंट के लिए आपको साइंस का नॉलेज होना चाहिए, तो साइंस का नॉलेज भी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद सरकार कौन कौन सी पॉलिसी ला रही है, कौन से बीज कहाँ मिलेंगे, मार्केट कहाँ पे, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानेंगे तो वो आता है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद सरकार की जो रणनीति है वो आती है पॉलिटी के अंदर, अर्थात अगर हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाह रहे हैं तो ये केवल इकोनॉमिक्स तक ही सीमित नहीं होता बल्कि इंटीग्रेटेड बन जाता है कि बहुत सारे विषयों को जोड़ करके हम पढ़ना चाहेंगे, तब जा करके हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं। अर्थात हमें ज्योग्राफी का, साइंस का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, सब चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये हमारा बन जाता है क्या, इसका प्रकृति क्या है, अर्थात इसका नेचर क्या है। उसके बाद अगर हम चौथा नेचर की बात करें, अभी तक 3 नेचर जाने हमने, चौथा 4-5 लिखते हैं तो हमारा उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है। चौथा है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के तौर पे भी काम करेगा एंड माइक्रो लेवल पे भी काम करेगा, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो दोनों इकोनॉमिक्स के तौर पे काम करेगा। माइक्रो लेवल पे कैसा, अगर मान के चलते हैं हम किसी किसान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि अच्छा ये किसान है, इस किसान को कैसा प्रोडक्शन करना चाहिए, किस तरह से इसकी आजीविका सुधरेगी, है ना। तो हम किसान के बारे में कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो मेरा हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अब इसी में हम क्या करते हैं, देश में जो भी, मेरा मान लीजिए कि जो भी भारत के अंदर समस्या है, जैसे भारत की कृषि विपणन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, है ना, मार्केट कैसे करेंगे, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसा है इसका अध्ययन करेंगे, है ना, भारत में फसल को कैसे प्रभावित किया जा रहा है वो पढ़ेंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, है ना, जो उत्पादकता को बढ़ा सकता है, इसको पढ़ेंगे। अर्थात ये क्या हो जाता है, कहीं पे नैरो दिखता है और कहीं पे ब्रॉड हो जाता है। अर्थात मेरा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स माइक्रो लेवल का भी होता है और माइक्रो लेवल का भी होता है। ये हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का चौथा नेचर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट नेचर हम लिख सकते हैं ये स्टैटिक, क्या है, स्टैटिक है और डायनामिक भी, स्टैटिक भी है और डायनामिक। स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्थिर, और डायनामिक वो भी वर्तमान में क्या क्या है उसका रणनीति भी हम लोग इसके अंतर्गत बनाते हैं, और भविष्य में जो होने वाला है उसका भी रणनीति हम लोग बनाते हैं। अर्थात मेरा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या हो जाता है, और डॉट हो जाता है। अर्थात हमने अभी तक प्रकृति में क्या क्या समझा कि अर्थशास्त्र क्या होता है, ग्रामीण एवं कृषि, अर्थशास्त्र का जो भी सिद्धांत है उसे हम ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र पे अप्लाई करते हैं। जैसे उत्पादन के उदाहरण के तौर पे उत्पादन, श्रम पूंजी और भूमि। फिर हमने समझा अप्लाइड साइंस क्या होता है कि अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना लगाएंगे और मेरा कितना प्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं अप्लाइड साइंस। क्या कहते हैं, अप्लाइड। तीसरा है अंतर विषयात्मक। अंतर विषयात्मक मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक्स है हमारा, ठीक है, तो केवल हम इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कि एक विषय के नॉलेज से काम नहीं बनेगा। एक मिनट भाई, वीडियो खत्म होती चुप। तो केवल अगर हम इस विषय को पढ़ना चाहते हैं तो केवल एक विषय के ज्ञान से काम नहीं चलेगा, यानी हमें भूगोल का भी, साइंस का भी, इकोनॉमिक्स का भी, पॉलिटी का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। 3 हो गया। चौथा है अप्लाइड साइंस, पता हो गया आपका। 5वां स्टैटिक और डायनामिक, प्रकृति का भी होता है, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल का भी होता है। अर्थात हम ये प्रकृति में अगर 5-6 चीज़ों को लिखते हैं तो हमारा उत्तर एकदम 100% अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लास्ट क्या पढ़ेंगे इसका, कि अब इसका स्कोप क्या है। हमने प्रकृति तो जान लिया कि कृषि अर्थशास्त्र का क्या प्रकृति है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका स्कोप क्या है, क्या क्या कर सकते हैं हम इससे पढ़ के, क्या फायदा हमारे पास। तो पहला फायदा है कि हम सबसे पहले समझेंगे उत्पादन के विषय, ठीक है। एग्रीकल्चर का उत्पादन कैसे होता है हम उसके विषय में समझेंगे कि हाँ उत्पादन ये करेंगे फिर कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद उत्पादन करने के बाद इसका वितरण कैसे किया जाएगा, इसका वितरण कैसे किया जाएगा, है ना, सामाजिक न्याय किस तरह से आएगा, खाद्य सुरक्षा किस तरह से लाया जा सकता है ना। अगर इन सब चीज़ों को हम इसके बाद कवर कर पाएंगे इस विषय के नॉलेज के बाद, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे अगर हम उत्पादन को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि इनकम बढ़ेगा, किसानों का क्या हो जाता है, इनकम बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा,
मार्केट ओपन होगा, क्योंकि मार्केट में क्या आएगा आपके पास, डिमांड आ जाएगा, और डिमांड आएगा तो इसके लिए सप्लाई करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, डिमांड आया तो सप्लाई करने के लिए चाहिए, है ना। तो इस तरह से जिस चीज़ का डिमांड होगा उसकी इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो जाएगी, अर्थात औद्योगिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अर्थात इसका स्कोप हम अगर देखें पढ़ने का, तो हम लोग डेवलपमेंट के रूप में उत्पादन से डेवलपमेंट कैसे करें उसको हम जान सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। ठीक है, वितरण भी समझ गए, ये भी समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, दूसरा इसका स्कोप है, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हम लोग अपनी कृषि से जुड़ी हुई सारी वित्तीय समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका समस्या का निदान होगा, सरकार क्या क्या पॉलिसी ला रही है, इन सब चीज़ों का ज्ञान भी हमें इसके अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि वर्तमान में जैसे कि नाबार्ड है, ठीक है, नाबार्ड किस तरह से हमें बैंक लोन प्रोवाइड कराती है किसानों को, किस तरह से किसान के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे हम जान सकेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है आरआरबी है, ये कैसे तरह से काम करती है। ठीक है, स्मॉल स्तर पर एसएचजी जो है वो किस तरह से काम करती है, अर्थात हम अपनी वित्तीय समस्याओं को भी यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि कुल मिलाकर के ये अपना जो प्रकृति, ये अपना जो स्वरूप है वो विकराल करते हुए चली जाती है। ठीक है, अब इतना बात तो हमें समझ में आ गया होगा। उसके बाद तीसरा है कि अब हम जानेंगे मार्केट के बारे में। स्कोप क्या हो जाएगा, मार्केट। हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे मार्केट है, किसान अपना प्रोडक्ट, किसान अपना जो प्रोडक्शन उत्पाद है वो कहाँ बेचेगा, किस प्राइस पे बेचेगा, उसके साथ कोई बेईमानी तो नहीं होगी, उसे फिक्स कीमत मिलेगी, उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में भी किसान को पता चलेगा। ठीक है, तो हमें मार्केट का भी ज्ञान हो जाता है। चौथा, पांचवा, ठीक है, हमें इसे पढ़ने के बाद हमें आगे अपने प्रोडक्ट का फूड प्रोसेसिंग के बारे में भी पता चलता है कि आखिर किसान फूड प्रोसेसिंग कैसे कर सकता है। अर्थात मान के चले कि ये किसान आलू उगा रहा है ना, तो उसको ये नॉलेज होगा कि हम आलू के चिप्स से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। तो ये कब आएगा, जब आदमी पढ़ेगा तब। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाता है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। हम इसको और भी चाहे तो इन्हेंस कर सकते हैं, किंतु हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना हमारे लिए क्या होगा, काफ़ी होगा। ठीक है, अब हम उत्तर को समाप्त करने के लिए लिखेंगे कि अच्छा सब कुछ तो जान के भाई उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ना है भाई हमें, है ना, आखिर क्या उद्देश्य है कि हम लोग सारे बच्चे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा कि किसान का इनकम बढ़ाना, किसान का इनकम कैसे बढ़ाया जाए, पहला तो उद्देश्य ये है कि हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा है कि किस तरह से किसान का उत्पादन और उत्पादकता, ये दोनों चीज़ कैसे बढ़ेगा, ये दूसरा कारण है कि हम क्या करते हैं, इस विषय को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो भी संसाधन है इसका हम किस प्रकार से कुशलतम उपयोग कर सकते हैं, भूमि का, जल का, सारी चीज़ों का कैसे उपयोग करेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं ना, अब जैसे आधुनिक कृषि के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम संसाधन का कुशलतम उपयोग करेंगे, ये भी हम इसी विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा है कि इसको पढ़ने के बाद हमें फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ समस्या और उसका निदान समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना जी। उसके बाद पांचवा हम यहाँ पे पढ़ेंगे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में भी पढ़ लेंगे। इस तरह से एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का ये क्या है, पूरा सारी चीज़ों को हमने जाना। ठीक है।